प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और ये सोशियोलॉजी है। और सोशियोलॉजी का 2 बुक आता है क्लास 11 में। ये सेकेंड बुक का चैप्टर 1 है और हमारे आज के चैप्टर का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ क्या क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके। अपनी प्रारंभिक पुस्तकों में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता है। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। देखिए पृष्ठ 8 से 9, पहले पुस्तक। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष के उदाहरण ढूंढिए। हमने पिछली पुस्तक में चर्चा की थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वो परिवार हो, अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो, हमने देखा कि किस प्रकार प्रकार्यवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों कालमार्क्स सामान्यतः संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं तथा एमिल दुर्कheim सामान्यतः प्रकार्यवादी संदर्भ में पहचाने जाते हैं। यह मानकर चलते हैं कि मनुष्यों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तन कर दिया। उदाहरणतः यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, वहाँ व्यक्तियों तथा समूहों में आपसी सहयोग था और वे वर्ग, जाति अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे। परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वे जमींदार हो अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था तथा सहयोग में संभावित संघर्ष तथा प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहाँ समाज जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित है तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। इससे भी आगे प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। जैसा कि आप आगे आने वाले अनुच्छेदों में देखेंगे कि प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य इस प्रकार के मानदंडों अथवा संस्तुतियों की भूमिका की प्रशंसा करने में नहीं चूकता, परंतु इन सबके प्रकारों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझाता है, न कि उस संदर्भ में जहाँ प्रभावशाली समूहों द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक अपेक्षा तथा पूर्वापेक्षाएं कहा जाता है। ये विस्तृत रूप में उन शर्तों को पूरा करती है जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा जाता है तथा इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे नए सदस्यों का समाजीकरण, संचार की साझा प्रक्रिया, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार्य अथवा भूमिका होती है जो संपूर्ण समाज के प्रकार्यात्मक के लिए जरूरी होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्यता अंतःक्रियाओं का परिणाम है। चूँकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को इस दृष्टि से भी समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में ये बिना ज़्यादा हानि एवं कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार मानदंडों तथा समाजीकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत बनी रहे, चाहे वह एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों न हो। दूसरे शब्दों में, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलंघित है तथा बाध्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, आइए अपने जन्म के परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर डालें। समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए जन्म की संपत्ति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। समाजशास्त्र स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपनी बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया, परंतु इस विषय पर भावनात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेगी, क्योंकि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियाँ उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उनका आना जाना बंद हो जाएगा। यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहां एक ओर स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली कंजूस तथा चालाक समझी जाती है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी रहती है। क्रियाकलाप 4, विचार कीजिए, क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती है अथवा सहयोग देती है? क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती है कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएंगे? अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिया गया गीत एक विशेष प्रांत का है, परंतु आज भी पितृवंशीय परिवार में एक औरत के जन्म के परिवार के परित्याग के सामान्य भय की भावना को दिखाता है। बाबुल मोरा नैया छूटो ही जाए, पिता का घर मेरे लिए छूट गया है, जन्म के गृह के परित्याग का भय, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखे संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। क्रियाकलाप 2 आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है, परंतु जब इन संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुलकर चुनौती नहीं दी जाती तो यह छवि बनती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों को समझने के लिए प्रकार्यवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां पर महिला अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सह-अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। क्रियाकलाप 5, कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हो परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हो। सहयोग तथा श्रम विभाजन। सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा।
आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, चाहे वे चींटियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों या अथवा स्तनपायी पशु। परंतु पशुओं की दुनिया से तुलना सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। हम समाजशास्त्र की दो भिन्न सैद्धांतिक परंपराओं का प्रयोग इस बिंदु के विश्लेषण के लिए करेंगे, जिनका एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने प्रतिनिधित्व किया। अधिकतर समय समाजशास्त्र में इस मान्यता को सहमति नहीं मिली कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना तथा क्रूर होता है। एमिल दुर्खाइम ने इस दृष्टिकोण की आदिम मानव जाति की एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो के विपक्ष में इस प्रकार के तर्क दिए। ऐसे विचारकों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नज़रअंदाज किया। वे हैं संयमित प्रभावों का प्रयोग जो समाज अपने सदस्यों पर करता है, जो उनके अस्तित्व तथा चुनाव के संघर्ष की पार्श्विक क्रिया को संयमित तथा शून्य कर देता है। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं और यहाँ तक कि असहमित रूप में भी। दुर्खाइम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन की भूमिका, जिसमें सहयोग निहित है, यथार्थ रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। दुर्खाइम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया, जो क्रमशः पूर्व औद्योगिक तथा जटिल औद्योगिक समाजों की विशेषता थी। यांत्रिक एकता संहति एक रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित है। इस समाज के अधिकांश सदस्य एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा आयु तथा लिंग से जोड़ा जाता है। यह समाज की मुख्य विशेषता है। इस समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, अंतर विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं। स्वायवी एकता सामाजिक संहति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में सहनिर्भरता है। जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है, वैसे वैसे दूसरों पर अधिक निर्भर होता जाता है। कृषि आधारित जीविका में लगा एक परिवार अपने जैसा काम करने वाले की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, परंतु कपड़ा अथवा कार उद्योग में लगा व्यापारी अन्य विशिष्ट कर्मचारियों के बिना जीवित नहीं रह सकता, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कार्ल मार्क्स भी मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं। जहाँ दुर्खाइम परार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हैं, वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं। वे लिखते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे वे अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने लगते हैं, वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ कर देते हैं। यह प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। आजीविका के साधनों के उत्पन्न से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने भौतिक जीवन को प्रजनित करता है। मार्क्स का उपयुक्त कथन कठिन लग सकता है, परंतु सहयोग मनुष्य जीवन को पशु जीवन से किस प्रकार अलग करता है को समझने में मदद करेगा। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। उदाहरण के लिए सदियों से पुरुषों तथा महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया है। विभिन्न तकनीकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार से मनुष्य सहयोग करते हुए निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य ही नहीं करते, बल्कि उस प्राकृतिक तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहाँ वे समायोजन करते हैं। हमने पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में संस्कृति पर एक अध्याय में देखा कि किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के कारण अंग्रेजी भाषा के साथ समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था, लेकिन इस प्रक्रिया में इंग्लिश का उद्भव एक जीवित सामाजिक यथार्थ है। यद्यपि दुर्खाइम ने प्रकार्यवादी संदर्भ पर तथा मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया, परंतु दोनों के विचार अलग हैं। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है, वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। उनका तर्क है सामाजिक शक्ति अर्थात बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ, जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है। इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक होता है।
यह स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है जो इनके बाहर स्थित है। मार्क्स ने अलगाववाद शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्त अंतर्वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। दूसरे शब्दों में, मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करे इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं, संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लोहार को अपने काम से मिलता है, तथा दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है। इन हालातों में सहयोग आरोपित होता है। प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में, जैसा कि सहयोग के विषय में हुआ, प्रतियोगिता की संकल्पना इस विचार के साथ आगे बढ़ती है कि प्रतिस्पर्धा विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। हम यह जान चुके हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र की व्याख्या प्रकृतिवादी व्याख्या से भिन्न है। अतः यहाँ यह आवश्यक है कि एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रतिस्पर्धा को समझा जाए जिसका समाज में उद्भव हुआ है तथा एक निश्चित ऐतिहासिक समय में यह प्रभावी रही है। समकालीन समय में यह सर्वप्रमुख विचार है तथा अधिकतर यह समझना मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहाँ प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। यह दंत कथा एक स्कूल अध्यापक जो अपने अनुभवों को अपने बच्चों के साथ अफ्रीका के एक पिछड़े स्थानों से बता रहा है, हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है जहाँ प्रतिस्पर्धा को स्वयं समाजशास्त्रीय रूप में न कि स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में समझाना था। यह दंतकथा अध्यापक की इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा के विचार से प्रसन्न होंगे जहां विजेता को एक चॉकलेट इनाम के रूप में दिया जाएगा। आश्चर्य उनके इस सुझाव ने बच्चों में किसी प्रकार के उत्साह का संचरण नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्चिंता और दुख को बढ़ा दिया। जहां जांच पड़ताल करने पर आगे बताया कि उनकी ऐसे खेलों में और रुचि है जहां विजेता तथा पराजित होंगे। यह उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है। उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा या पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है तथा एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है। समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी है। शास्त्रीय समाज वैज्ञानिकों जैसे एमिल दुर्खाइम तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार कार्य करते हैं वहाँ दोनों का एक साथ विकास सहज है। यहाँ अत्यधिक कार्यकुशलता तथा लाभ के कमाने पर बल दिया जाता है। पूंजीवाद की मौलिक मान्यताएं हैं व्यापार का विस्तार, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और बढ़ती उत्पादकता। स्वधारणीय समृद्धि की ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के केंद्रीय विचार से बढ़ावा प्राप्त करती है। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। इस विचारधारा का तर्क है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फॉर्म बची रहे। प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाला छात्र अथवा बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेजों में दाखिला मिल सके और फिर बेहतरीन रोजगार प्राप्त हो सके। इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। क्रियाकलाप 6, 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को देने के सरकार के निर्णय पर भारत में जोरदार वाद विवाद हुए। अखबारों, पत्रिकाओं तथा टीवी पर इस विषय के पक्ष तथा विपक्ष में किए गए विभिन्न तर्कों को एकत्रित कीजिए। विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर, विशेषकर प्राइमरी विद्यालयों में, पर जानकारी हासिल कीजिए। अधिकतर निम्न जाति के विद्यार्थी स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं तथा शिक्षा के उच्च संस्थानों में अधिकतर उच्च जातियों का वर्चस्व है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की संकल्पना पर बड़ी चर्चा करें।
ऐसे विचार कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है को अन्य प्रकृतिवादी व्याख्याओं की भांति आलोचनात्मक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। प्रारंभिक पुस्तक का प्रश्न देखिए। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा परिचर्चा कीजिए। J.S. मिल जैसे उदारवादियों ने यह महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा के प्रभाव अधिकतर नुकसानदायक होते हैं। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का विवेचन प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, लेकिन साथ ही यह सबके लिए लड़ाई है। यह इस अर्थ में कि अधिक प्रतिस्पर्धा निम्नतम लागत पर अधिकतम उत्पाद है। इससे भी आगे व्यक्तिवाद का समाज में तीव्र विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के हित जो पूरे समूह के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहते हैं। यह विचार तभी जीवित रहता है जब व्यक्ति पर प्रतिस्पर्धा मूलक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोप दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा तथा पूंजीवाद के तहत 19वीं शताब्दी की संपूर्ण मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में आवश्यक हो सकती है। अब एक ही अर्थव्यवस्था की अत्यंत तीव्र गति से विकास को वहाँ प्रतिस्पर्धा की अधिकतम उपस्थिति के गुण के रूप में देखा जा सकता है, परंतु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के दायरे या प्रतियोगी भावना की तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास की दर के साथ सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह माने जाने के भी कारण है कि प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। प्रतिस्पर्धा समाज के लिए सकारात्मक तथा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा का विभिन्न विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव है, इस विषय पर अपने स्कूल के अनुभवों के आधार पर निबंध लिखिए। यह विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थिति, शिक्षा, रोजगार अथवा प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। परंतु जैसा कि स्तरीकरण अथवा असमानता पर की गई पूर्व चर्चा दिखाती है, व्यक्ति को समाज में भिन्न प्रकार से अवस्थित किया गया है। यदि भारत में बच्चों की अधिकतम संख्या विद्यालय में नहीं जाती अथवा वे आज या कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे हमेशा के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। विभिन्न अवसरों को पहचानिए। जब हमारे समाज में एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, आप स्कूल में प्रवेश से प्रारंभ करते हुए आगे जीवन में आने वाले विभिन्न अवस्थाओं को ले सकते हैं। संघर्ष तथा सहयोग। संघर्ष शब्द का अर्थ है हितों में टकराहट। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से संबंध सिद्धांतवादी विश्वास करते हैं कि संसाधनों की कमी समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि उन संसाधनों को पाने तथा उस पर कब्जा करने के लिए प्रत्येक समूह संघर्ष करता है। संघर्ष के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। ये वर्ग अथवा जाति, जनजाति अथवा लिंग, निर्जातीयता अथवा धार्मिक समुदायों में हो सकते हैं। एक नौजवान छात्र के नाते आप समाज में विद्यमान संघर्षों की विविधता से परिचित हैं। विभिन्न संघर्षों के पैमाने तथा प्रकृति यद्यपि भिन्न होती है। क्रियाकलाप 9। सोचिए, आज विश्व में वे कौन से विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं जो विद्यमान हैं। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष है। एक ही राष्ट्र के अंदर कई प्रकार के संघर्ष विद्यमान हैं। इन सब की एक सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि किस रूप में वे समान तथा किस रूप में वे भिन्न हैं। अधिकतर सामान्य ज्ञान की सोच के अनुसार समाज में संघर्षों की स्थिति नहीं है। समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संघर्ष की प्रकृति तथा रूप सदैव परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु संघर्ष किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सदैव से रहा है। सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे समूहों द्वारा हक जताना
संघर्षों को और उभारता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि संघर्ष पहले विद्यमान नहीं थे। बॉक्स में दिए गए उदाहरण उस पर बल देते हैं। नए तथा पुराने के बीच संघर्ष आज विकासशील देशों के मंच बने हैं। प्राचीन प्रणाली नवीन ताकतों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, न ही लोगों की नवीन आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। परंतु यह स्थिति मृतप्राय नहीं है। सच्चाई यह है कि ये अभी भी जीवित है। संघर्ष बेकार की बहस, विभ्रांति, विसंगति तथा कई मौक़ों पर खून खराबे को जन्म देता है। इन परिस्थितियों में समाजशास्त्रियों के लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि वे अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करें, परंतु एक पल का परावर्तन उन्हें यह विश्वास दिला देगा कि पुरानी पद्धति संघर्ष से वंचित नहीं थी और उसने जनसंख्या के व्यापक भाग पर अमानुषिक अत्याचार किए। सैद्धांतिक दृष्टिकोण जहाँ संघर्ष को वैधाकीय माना जाता है अथवा जहाँ विज्ञान के नाम पर एक विशेष मूल्य के रूप में संतुलन का निवेश किया जाता है, परंतु यह स्थिति विकासशील समाजों के अध्ययन में रुकावट सिद्ध होती है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संघर्ष विसंगति अथवा प्रत्यक्ष झड़प के रूप में दिखाई देते हैं, जहाँ ये खुलकर प्रकट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भूमि संसाधनों पर गहरे संघर्षों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का परिणाम है कृषक आंदोलन की अनुपस्थिति का अर्थ संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है। अतः इस अध्याय में संघर्ष, अनिवार्य सहयोग तथा प्रतिरोध के संबंधों पर बल दिया गया है। आइए कुछ संघर्षों पर जो समाज में विद्यमान है तथा प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष के आपसी सह संबंधों पर भी विचार करें। हम यहाँ केवल दो उदाहरणों को लेंगे। प्रथम परिवार तथा घर है और दूसरा भूमि आधारित संघर्ष। पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते रहे हैं, जहाँ सहयोग प्रमुख प्रक्रिया थी तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे। पिछले 3 दशकों से महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने भी बलात् सहयोग की संभावना को माना है। सिर्फ विभिन्न दलों को ही सहयोग से फायदा नहीं है, उनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों को भी प्रत्यक्ष सहयोग के रूप में लेना होगा। छोटे मोटे संघर्षों के विद्यमान होने पर भी यद्यपि सामाजिक तकनीकी के चुनाव में हितों का संजीदा संघर्ष हो सकता है। पारिवारिक संगठनों की प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि इन संघर्षों को आपसी सहयोग द्वारा निपटाया जाए। साथ ही संघर्ष को विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए। चूँकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता, अतः यह देखा गया है कि मध्य वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग, चाहे घर में महिलाएं हो या कृषक समाज में किसान, संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं समूह विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रत्यक्ष संघर्ष तथा प्रत्यक्ष सहयोग को दिखाते हैं, जो सामान्य है। नीचे दिया गया उदाहरण घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रिया पर किए गए कई अध्ययनों से लिया गया है। भौतिक दबाव तथा प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर वितरण तथा वितरण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संघर्ष के बहुत कम साक्ष्य हैं। इसके बदले निर्णय लेने, आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएं, आयु, लिंग तथा जीवन चक्र सोपानिक है। ऐसे सोपान जिसका स्त्री तथा पुरुष दोनों समर्थन करते हैं। अतः स्त्रियां अनेक विशेषताओं को सतत रूप से अर्जित करती हुई दिखाई देती है। घरेलू वस्तुओं के वितरण में विविधीकृत कार्य अपने आने वाले समय में सुरक्षा के लिए अन्य घरेलू संबंधों तथा संसाधनों तक पहुंच न मिलने के कारण यह उनके भौतिक हित में होता है कि वे बेटे को मान्यता दें, जो इस संस्कार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तथा अपने अनियमित भविष्य के बीमा के लिए अपने बेटों को सहयोगी रूप में जीतने के लिए उनके लिए स्वार्थ रहित समर्पण ही उनका निवेश होता है। मातृ परहितवादिता उत्तरी भारत के मैदानों में
बेटों को लेकर पूर्वाग्रहित है तथा इसे स्त्री के पितृसत्तात्मक जोखिम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। स्त्री पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है, परंतु पुरुष के निर्णय लेने की ताकत के समक्ष वह अप्रत्यक्ष ही रहती है। विश्वसनीय दोस्तों का उपयोग रिश्तेदारों या पड़ोसी अपनी तरफ से छोटे मोटे व्यापार करने में, पैसों का छुपकर लेन देन, पर्दा तथा मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा पर बातचीत करना वे रणनीतियाँ हैं जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुष की शक्ति का प्रतिरोध किया है। अब्दुल्ला तथा जिंडी स्ट्रीट 1982 और वाइट 1992 उनके प्रतिरोध का यह गोपनीय रूप घर के बाहर सहयोग के विकल्पों की कमी तथा खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दिखाता है। नीचे दिया गया उदाहरण घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रिया पर किए गए कई अध्ययनों से लिया गया है। भौतिक दबाव तथा प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर वितरण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संघर्ष के बहुत कम साक्ष्य हैं। इसके बदले निर्णय लेने आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएं आयु, लिंग तथा जीवन चक्र सोपानिक है। ऐसे सोपान जिसका स्त्री तथा पुरुष दोनों समर्थन करते हैं। अतः स्त्रियां अनेक विशेषताओं को सतत रूप से अर्जित करती हुई दिखाई देती है। घरेलू वस्तुओं के वितरण में विभेदीकृत कार्य अपने आने वाले समय में सुरक्षा के लिए अन्य घरेलू संबंधों तथा संसाधनों तक पहुंच न मिलने के कारण यह उनके भौतिक हित में होता है कि वे बेटे को मान्यता दें, जो इस संस्कार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तथा अपने अनियमित भविष्य के बीमा के लिए अपने बेटों को सहयोगी रूप में जीतने के लिए उनके लिए स्वार्थ रहित समर्पण ही उनका निवेश होता है। मातृ परहितवादिता उत्तरी भारत के मैदानों में बेटों को लेकर पूर्वाग्रहित है तथा इसे स्त्री के पितृसत्तात्मक जोखिम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। स्त्री पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है, परंतु पुरुष के निर्णय लेने की ताकत के समक्ष वह अप्रत्यक्ष ही रहती है। विश्वसनीय दोस्तों का उपयोग अपनी तरफ से छोटे मोटे व्यापार करने में, पैसों का छुपकर लेन देन, पर्दा तथा मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा पर बातचीत करना वे रणनीतियाँ हैं जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुषों की शक्ति का प्रतिरोध किया है। अब्दुल्ला तथा जिंदे स्टीन उनके प्रतिरोधी का यह गोपनीय रूप घर के बाहर सहयोग के विकल्पों की कमी तथा खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दिखाता है। समाजशास्त्रीय प्रश्नात्मक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मान लिए जाने वाले तथ्यों पर इस अध्याय में परीक्षण किए गए तथा इस पाठ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक नहीं मानी जाती, यह उन्हें आगे अन्य सामाजिक विकास से जोड़ता है। नीचे दिए गए अनुच्छेद में आप भूमि संबंधों तथा भारत के भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। बॉक्स में पढ़िए और देखिए कि समाज में सहयोग किस प्रकार समाजशास्त्रीय रूप में तकनीक तथा उत्पादन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। क्रियाकलाप 10 नीचे दिए गए भूमि संघर्ष से संबंधित विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए तथा शक्ति तथा संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। उपसंहार इस पाठ का मुख्य उद्देश्य एक और सामाजिक तथा स्तरीकरण के संबंधों को समझना है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को। आपने देखा होगा कि तीनों सामाजिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं, लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं तथा एक दूसरे से कभी छिपे और कभी खुले रूप में संबंध और विद्यमान होती है। जैसा कि बलात् सहयोग के संदर्भ में हुई चर्चा से पता चलता है, हम इसे नीचे दिए गए क्रियाकलापों से समाप्त करते हैं जो जीवन के सही घटनाओं पर आधारित है, जो आपकी समाजशास्त्रीय सोच को यह खोजने में मदद करेगी कि सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएं जो भिन्न रूप में स्थित है किस प्रकार से सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती है। कार्यकलाप 10 नीचे दिए गए भूमि संघर्ष से संबंधित विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए
तथा शक्ति तथा संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। भूमि संघर्ष। सन 1956 में हरबख्श एक राजपूत ने नत्थू अहीर से 100 रुपये अपने 2 एकड़ जमीन को गिरवी रख कर कर्ज लिया। उसी वर्ष हरबख्श की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी गणपत ने सन 1958 में जमीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 रुपये देने की पेशकश की। नत्थू ने गणपत को जमीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत उसके लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सका क्योंकि यह लेन देन आय व्यय रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले सन 1959 ग्रामदान के 1 वर्ष पश्चात में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत चूँकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था, अतः इस मामले में उसने अफसरों पर काफ़ी प्रभाव डाला। जब पटेल फुलेरा गया पुलिस थाना हेडक्वार्टर तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जबरन उसे इस बात पर राजी किया गया कि वह ज़मीन गणपत को वापस लौटा देगा। इसके पश्चात ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई। तब पटेल को पैसा दिया गया और गणपत को अपनी ज़मीन वापस मिली। तकनीक के विस्तार ने भी सहयोग की आवश्यकता को कम किया है। उदाहरण के लिए चरस चलाने के लिए कुओं से सिंचाई करने वाली एक घरेलू विद्या 2 जोड़ी बैल तथा 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक साधारण किसान 4 बैलों का खर्च नहीं उठा सकता अथवा एक औसत घर में शायद जरूर जितने आदमी ना हो। ऐसी स्थिति में वे बैल तथा आदमी दूसरे घरों, रिश्तेदारों, पड़ोसी, दोस्त आदि से मंगवाते हैं वैसे ही सेवाओं को देने के बदले में। परंतु यदि चरस को रहट पर्शियन व्हील से बदल दिया जाए तो रहट जिस पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, तब एकमात्र एक जोड़ी बैल तथा एक व्यक्ति की आवश्यकता इसे चलाने में पड़ती है। सिंचाई के संदर्भ में सहयोग की आवश्यकता को भारी पूंजी निवेश तथा सक्षम तकनीक के कारण कम कर दिया गया। अतः किसी प्रणाली में तकनीकी स्तर व्यक्तियों तथा समूहों के बीच सहयोग की आवश्यकता को निर्धारित करता है। नीचे दी गई रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों पर परिचर्चा करिए। किस प्रकार संतोष और पुष्पा सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण के कारण बाध्य है, इस पर विवेचना कीजिए। क्या यह संभव है कि उनके जीवन में 3 सामाजिक प्रक्रिया हो यथा सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को पहचाना जा सके? क्या इन विवादों को सहयोग की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है? क्या इन विवादों को ऐसी क्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसे व्यक्ति समझ-बूझकर अपनाता है? मिलिए माता पिता से, किशोर विवाह, प्रवासी मजदूर तथा गन्ना कारखानों में संवैधानिकता संकट एक दुष्शब्द। कुछ बदलाव के साथ यह वह पुरानी कहानी है। संतोष शिंदे भूमिहीन मजदूर के बेटे ने 8,000 रुपये पढ़ाई के लिए ऋण लिए। अब साहूकार चाहता है कि ऋण की आपूर्ति की जाए, अतः शिंदे उसके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक गन्ने की फैक्ट्री के ठेकेदार की कुछ अग्रिम राशि आय के रूप में लेता है। समस्या यह है कि वे पति पत्नी तथा उनका एक लड़का है। अतः शिंदे परिवार जल्दबाजी में संतोष के लिए एक दुल्हन ढूंढते हैं जिसकी उम्र भी 14 वर्ष है। उसका नाम पुष्पा है जो महाराष्ट्र के गांव की रहने वाली है। वह उनके साथ कर्नाटक के ओसामाबाद जिले में रहती है। वे रास्ते में एक साधारण से विवाह के लिए मंदिर में रुकते हैं। इसके लिए एक नाम भी है, गेट। शायद इस शब्द का उद्भव कैंप में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से हुआ है जो फैक्ट्री के बाहर गन्नों की कटाई के मौसम में रहा करते थे। ठेकेदार अकेले लड़कों के बजाय विवाहित दंपति को काम देना पसंद करते थे क्योंकि वे लड़कों के मुकाबले फैक्ट्री में ज़्यादा महीनों तक रुककर काम करते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ने की फैक्ट्रियाँ, जहाँ एक समय में भारत के 1/3 चीनी का उत्पादन होता था, आपदा की स्थिति में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो गए। अनुमानतः फैक्ट्रियों ने 1900 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया है और इस वर्ष 177 चीनी मिलों में से 120 मिलों को मजबूरन केंद्र की 1650 करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज की सहायता लेनी पड़ी।
लेकिन 6 महीने की लंबी अवधि में खेतों में गन्ने की कटाई करने वाले प्रवासी मजदूर की स्थिति और भी बदतर हो गई। उनके रोजगार के अवसर और कम हो गए और वेतन बद से बदतर। संतोष, एक नौजवान जिनकी उम्र 16 वर्ष की हो गई है, ने अभी 10वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म की है और उसकी पत्नी पुष्पा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है। पुष्पा, जो पढ़ने में अच्छी छात्रा है, अपनी पढ़ाई तथा अपने 1.5 वर्ष के बच्चे की देखभाल दोनों कार्यों के बीच संतुलन बना कर उन्हें करती है। इसके अलावा घर परिवार तथा खेतों में काम भी होता है। जैसा कि वे स्वयं कहती है, मेरी शादी इतनी जल्दी हुई कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी शादी कब हुई, यह सब कब हुआ। पूछने पर कि क्या उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी आई है, इस नौजवान माँ का कहना है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन चीज़ों के बारे में ना सोचूं जिनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। इसकी अपेक्षा मैं उन चीज़ों पर ध्यान देती हूँ जो अब मैं कर सकती हूँ। उनके ससुराल वालों का कहना है कि वे आगे की पढ़ाई तभी कर सकती है जब उन्हें कोई छात्रवृत्ति मिले, नहीं तो ये नौजवान दंपति मुंबई के किसी निर्माण क्षेत्र में काम करने चले जाएंगे। क्रियाकलाप 12 नीचे दी गई रिपोर्टों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विक्रम और नितिन तथा क्रियाकलाप 11 के संतोष तथा पुष्पा में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उनकी असमानताओं को दर्शाइए। जिस प्रकार 8% दर से भारतीय अर्थव्यवस्था पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन व्यापार के क्षेत्र में हजारों नौकरियां रोज जन्म लेती है, जिसका असर लोगों के बदलते हुए काम के प्रति दृष्टिकोण तथा कार्य प्रणाली में देखा जा सकता है। ये नया कामकाजी वर्ग तुरंत अपने किए गए कार्यों के लिए इनाम चाहता है। उन्नति जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और पैसा, अच्छी तनख्वाह, अतिरिक्त भत्ता तथा ऊंची वृद्धि मुख्य उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं। विक्रम सामंत, 27 वर्ष, जिन्होंने अभी वीपीओ में कार्यभार संभाला है, अपनी पिछली नौकरी को छोड़ देने का मुख्य कारण बेहतरीन तनख्वाह को मानते हैं। पैसा ज़रूरी है, परंतु मेरे नए मालिकों को यह अच्छी तरह से पता है कि मैं हर उस 1 रुपये के काबिल हूँ जो मुझे वे देते हैं, ऐसा उनका मानना है। इस नए कर्मोन्मत को जो चीज़ आगे बढ़ाती है वह है कॉरपोरेट जगत की सीढ़ी पर छलांगे मारते हुए आगे बढ़ना, न कि एक सीढ़ी पर तौलते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना। जी हाँ, मैं अगला पद जल्दी से जल्दी पाना चाहता हूँ, न कि अपने बुढ़ापे तक उसका इंतज़ार करना। ऐसा कहना है नितिन का, जो अपनी अगली बड़ी छलांग के लिए बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ICICI को छोड़कर एक तरक्की ले अपने आप को स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जोड़ा तथा इसके बाद ऑप्टिमिक्स से क्षेत्रीय मैनेजर की हैसियत से जुड़ गया। चलिए शब्दावली को देख लेते हैं। परहितवाद, सिद्धांततः बिना किसी लाभ के दूसरों के हित के लिए काम करना। अलगाव, मार्क्स ने इस अवधारणा का प्रयोग मजदूरों का अपने श्रम तथा श्रम उत्पाद पर किसी प्रकार के अधिकार न होने के संदर्भ में किया है। इससे मजदूरों की कार्य की प्रति रुचि समाप्त होने लगती है। प्रतिमानहीनता, दुर्खाइन के लिए सामाजिक स्थिति जहाँ व्यवहार को पथ प्रदर्शित करने वाले मानदंड नष्ट हो जाता है, व्यक्ति बिना सामाजिक बाध्यता अथवा पथ प्रदर्शक के रह जाता है। पूंजीवाद, वह आर्थिक प्रणाली जहाँ उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है, जहाँ श्रम मजदूरों द्वारा किया जाता है। श्रम विभाजन, कार्य का विशिष्टीकरण जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार उत्पादन प्रणाली से जुड़े होते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन होता है, विशेषकर पुरुषों को दिए गए कार्य तथा महिलाओं द्वारा किए गए कार्य। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम विभाजन और जटिल हो गया। अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन की तुलना में आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया। प्रभुत्वशाली विचारधारा, विचार तथा मान्यताएं जो प्रभुत्वशाली समूहों के हितों की रक्षा करते हैं, ऐसी विचारधारा प्रत्येक समाज में पाई जाती है जहाँ विभिन्न वर्गों में असमानताएं हों। विचारधारा की संकल्पना शक्ति से जुड़ी है, चूँकि वैचारिक प्रणाली भिन्न शक्तियों को वैध बनाती है जो विभिन्न समूहों में सन्निहित होते हैं। व्यक्तिवाद,
वह सिद्धांत अथवा चिंतन जो समूह के स्थान पर व्यक्तियों की स्वायत्तता को महत्व देता है। मुक्त व्यवहार या उदारवाद वह राजनीतिक अथवा आर्थिक नजरिया जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेपीय नीति अपनाई जाए तथा बाजार एवं संपत्ति मालिकों को पूरी छूट दे दी जाए। यांत्रिक एकता दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजन इसकी विशेषता है। चूँकि समाज के अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, अतः वे एक दूसरे के साथ सामान्यतः समान प्रकार के अनुभव तथा मान्यताओं से बंधे होते हैं। आधुनिकता 18वीं तथा 19वीं शताब्दी की सामाजिक प्रक्रिया को जो विशिष्टता, जटिलता तथा गत्यात्मकता के गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई और जो वास्तव में परंपरागत जीवन से अलग थी। सावयवी एकता दुर्खाइम के अनुसार एकता के अंतर्गत समाज व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता तथा दूसरों के कार्यों की महत्ता से बंधा होता है। चूँकि यहाँ श्रम विभाजन अत्यंत जटिल होता है, अतः लोग एक दूसरे पर अधिक से अधिक आश्रित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह उत्पाद चाहिए जिसका उत्पादन दूसरे व्यक्ति करते हैं। आर्थिक बदलाव तथा अंतर्निर्भरता के सहसंबंध इस प्रकार की स्थिति में सामाजिक एकमतता बनाने में मदद करते हैं। सामाजिक बाध्यता हम जिस समूह अथवा समाज में के भाग होते हैं वे हमारे व्यवहार पर प्रभाव छोड़ते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है। संरचना मुख्य रूप से किसी संगठन की बनावट एवं प्रतिमान को इंगित करता है, जो कुछ हद तक मानव व्यवहार को निर्देशित या बाधित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये टॉपिक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।